भौजी। मैं जिंदगी में पहले पहल उस दिन पालकी पर बैठा था। भैया की शादी होने जा रही थी। मैं सहवाला था, पालकी पर भैया थे, मैं था। 4 मुस्टेंडे बाहर हमें ढोए जाते। पालकों के भीतर चमकीले गुच्छे लटक रहे। ऊपर खर चोबी के काम चमचम कर रहा। आगे पीछे बाजे बज रहे, ढाल, शहनाई, बांसुरी, ताशे, चिंधे, सबको मिलाकर एक अजीब ढंग का शब्द हो रहा। बगल में बलम लिए पताके फहराते पायक चल रहे। हमारे बोतल ठाकुर हजम हम पर चंवर डुला रहे। तो घोड़े तो सवारों के साथ सर से आगे निकल रहे थे। हाथी के घाटे हम चुन रहे थे। भैया सजे सजाए हुए थे, रंगीन चमचम कपड़े पहने, सर पर गज्जी की टोपी दिए। उसके मस्तिष्क पर चंदन का अजीब छाप था, आंखों में काजल था। एक रुमाल से वह वैसे भोगी हुई है जिन पर अपने उन अंधेरों को ढांपे हुए थे। न जाने भैया के मन में क्या क्या भाव उठ रहे थे, किंतु मैं मस्त था अपनी इस पहली बारात यात्रा पर, इन बाजे गाजे पर। हाँ, कभी कभी सोचता भौजी को भैया से पहले तो मैं ही दे। शाम को बारात दरवाजे लगी। बारात अच्छी बारात थी। अच्छा परछावन हुआ, चूने से पोता हुआ भैया की ससुराल का वह खपरेल मकान कोला हल से फटा जा रहा था। दरवाजे के भीतर हिस्से में स्त्रियां एक अच्छा खासा झुंड भैया को चुमावन कर रहा था। भैया के हाथ में 5 सुपारी रखे हुए, रुपए रखे गए, दही का छोटी मटकी रखी गई। भैया की इस आव भगत में मेरे मन में कुछ ईर्ष्या जगी हो थी तो एक युवती मेरे गाल पर दही लगाकर ठट्ठा पड़ी। हंसी की एक तरफ तरंग सी उठ गई। सभी स्त्रियां नहीं, युवतियां उनका मार कर जोर जोर हंस रही थी, ठहाठा मारकर जोर जोर हंस रही थी। इस हंसी के साथ ही हमारे कानों में अठवासों का एक हजूम आकर टकराया। दरवाजे के बाहर हिस्से में शरारतियों और बारातियों की दिल्लगी चल रही थी। दोनों पक्ष जवान दराजी से नहीं, अठवासों के जोर से एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक हंसी होती रही, किंतु अंत में हंसी हंसी में तानातानी हो गई। मखमल में मानो वह मिल गई। बारात में मेरे फूफाजी भी आए हुए थे। मेरे फूफाजी गोरे खूबसूरत नौजवान थे। चंपारण में उनका घर था। उस जमाने में उनके यहाँ सिर पर जुल्फ रखने का रिवाज था। शौकीन नौजवान सिर पर लंबे घुंघराले बाल रखते, जिसे कंधों के 2 हिस्से पे बड़ी सुधराई के बाटे रहते। भैया का ससुराल का गांव संस्कृति का लिहाज से बहुत पिछड़ा था, इसमें कोई शक हो नहीं। फूफाजी के इस बाल पर किसी का भद्दा मजाक कर दिया। फूफाजी शरीक थे, चुप रहे, किंतु हमारे पक्ष वालों ने इसे मान फुरा लिया। इनके आगमन को अपने सर्वश्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझा। बात में बात बढ़ गई। किसी ने गुस्से से कह दिया, बारात लौटा ले चलो। फिर क्या था, एक अजीब हुड़दंग मच गया। चलो चलो, और घेरो घेरो, और तोड़ो हुआ। घोड़े दौड़ा के निकल गए। हाथी के लोगों ने लठ से घेर लिया। बाराती सराती इस तरह मिल गए थे कि समझ में नहीं आता था क्या है, कौन क्या है। हमारी पालकी एक अजीब ढंग से चक्कर काट रही थी। कभी एक पक्ष में उसे 10 गाजे आगे घसीट ले जाता, तो कभी दूसरा पक्ष 10 गज पीछे। बेचारे कहार ढके बने हुए थे। कभी कभी मैं पालकी में से ही लाठियां की खटखट सुनाता। यह अजीब बारात, पहली हो बारात का यह अजीब अनुभव। खैर, थोड़ी देर में फिर शांति हुई। मेरे बाबा पितामह बड़े ही शांति चित व्यक्ति थे। उन्हीं से के प्रयत्न से शांति हुई। बारात जनवासे में आई। जब सब लोग निश्चित हुए, बाबा को कहते सुना, बुरी जगह पोते की शादी की, भगवान इनकी छाप में इसको बाल बच्चों को बचाए। भारतीय परिवार में भौजी का वही स्थान है जो मीरू भूमि में ओयस हरिभूमि धरती का। थकती हुई बालू की लू लपट के दिन रात चलते
जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी भरी बूंदें देखते हैं, उनकी आंखों से नहीं नींद हो जाती। उनके शरीर का रोम रोम पुलकित और उनकी शिराओं का एक एक रक्त बिंदु नित्यशील हो उठता है। कुछ क्षणों के लिए उनका सारा जीवन हरितमय हो जाता है। खजूरों का उस झुरमुट में वह मोटे फल और मीठा पानी पाता है। एक आध दिन वह रहकर वह आनंद मनाता है, रक्त संचय करता है, फिर ताजगी और नई उमंग लेकर आगे बढ़ता है। जाने कहाँ फिर वही अनंत बालूसा राशि है। भारत ना जीवन में यह जो रूखा सूखापन स्वतंत्र दिख पड़ता है, उनका कारण ढूंढने में अपना एक बर्ताव नहीं करूँगा, क्योंकि आप जिधर जाइए इधर उधर जिधर नज़र दौड़ाइए उनका राज्य समृद्धि पाएंगे। खींचा खींचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दा सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा, जो कम बोले हंसे नहीं, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने ईद गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रहें। उसकी सज्जनता और शिष्टता को प्रशंसा होती। जिनका खेलकूद में मन लगा, गाने बजाने का शौक हुआ या नाट्य पर हसन की ओर जिनकी प्रवृत्ति हुई, बस वह लोग की नज़रों से गिरा। मानता हूँ हम होली खेलते हैं, विजया मनाते हैं और दिवाली सजाते हैं, किंतु वे हमारे ज़िंदगी के पारिस भेज हैं। हमारी ज़िंदगी के साथ नथी है। बारहमासा मुहर्रम मनुहैसियत मुर्दानी। परिवार को ही लीजिए, पति अपनी पत्नी से बचे बचे फिरने की कोशिश करता है। पत्नी का शर्म या संकोच का क्या कहना, चुप चोरी से मिले, होंठ से होंठे बातें करे और देखो हंसी घूंघट की रुमाल से बाहर ना निकले। बेटी बेटो अपने पिता माता के सामने हंसना इठलाना बुरा समझते हैं। किसी के घर पर अगर कोई वृद्ध पितामह बचे हैं, तब तो मानो सबके मुंह में ताला लग गया। जवान बहनें भाइयों के सामने आने जाने की संकोच करती है, तो भाई भी उनसे अलग अलग रहने की कोशिश करता है। छोटे भाई की पन्नों की छाया भी बड़े भाई की तरह पड़नी चाहिए। बहुएं सास को देखते ही सहम उठती है। जेठानी सास नंबर 2 का काम करती है। जो लड़की हंसती खेलती चुहले करती या तेजी से चलती है, उसकी जिंदगी मुहाल। तिरिया चरित्र अति भूरो। क्या कभी गिरधर दास नहीं कह गए हैं? इस तरह तो निरानंद और निस्पंद जीवन की भोजी की स्थिति सचमुच अरब का हरा भरा निस्थान। घर भर में और कहीं जो कुछ हो, जहाँ भोजी वहाँ विनोद का व्यंग हमेशा मर्राता करते हैं। रंग जहाँ तरंग पैदा करता है। किशोरी ननदे और नौजवान देवरों की जमघट हा हो लपट लपट उठक पटक। छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ भी जहाँ अपने को रस में सवाबोर करने की बाज नहीं आती। भौजी आई, मेरा घर भी आनंद कुंज बन गया। भौजी अभी बिल्कुल किशोरी थी। उनके अंधेरों पर पूरा रस नहीं आया था। उनके अंग अभी पूरे भरे नहीं थे। लंबी पतली छड़ी सी, लेकिन सोने की छड़ी नहीं, इसे कहने में मैं कोई संकोच नहीं करूँगा। उनका वृद्ध दवित्र आर्य रक्त के सुंदर सम्मिश्रण का नमूना है। वर्ण तो नहीं, गठन भी उन्मत्त लठाल, भवें उठी हुई पतली पतली, काले बालों में घुंघरापन जब उन्हें खोलती तब अजीब लहरदार मालूम होते हैं। वे गिरदाबों की भरी यमुना की धारा। नाक लपाट के नज़दीक जाकर जरा चिपटी हुई सो गई, किंतु उनका आभरण काफ़ी सुंदर मोहक। होठ कुछ मोटे, किंतु चुंबक का रसीलापन उसमें कहीं किंचित एम का ढाक देती। और उन होठों के भीतर जो पंक्तिबंद सुंदर चमकीले दांत थे, जब भौजी हंसती सचमुच मोती फटने लगती। मुझे देख अपने बचपन में तो ऐसा ही मालूम होता था। थोड़े ही दिनों में भौजी ने सबको अपने स्नेह सूत्र में बांध लिया। घर की बड़ी बूढ़ियों का भी वह प्रशंसा पात्र बन गई। भौजी उनका सेवा सत्कार करती, उनके आदेशों को सिर आंखों पर लेती। भौजी को हुनर भी अच्छे थे। वह बढ़िया सिलाई करती थी, कसोटा करती,
जब खाना बनाने लगी तो घर तारीफ और बढ़ गई। अच्छा खाना नहीं बनाती, बहुत ही बढ़िया ढंग से परोसती। अच्छा खाना ही नहीं बनाती, बहुत अच्छी ढंग से परोसती भी। परोसने का भी एक कला होता है, वह भौजी ने सिद्ध कर दिया। भौजी तो तारीफें होती, भैया की माँ मेरी चाची फूली नहीं समाती, ऐसी सुंदर सुधड़ पतो पाकर भला कौन सास अपने को कृत्य कार्य नहीं समझेगी। भौजी का घर अपने देवरों के केली भवन था। जयो ही गांव में पाठशाला की छुट्टी मिली, हम दौड़ दौड़ भौजी के घर में घुसे। भौजी हंसकर हमारा स्वागत करती, जलपान कराती, सुपारी लौंग देती, जिसने मुनके भी मिले होते। भौजी ने से गप्पे लड़ती, खेल होते, दिल लगियाँ होती, गालियाँ होती, हाथापाई और थमा चौकड़ी भी। भौजी अभी किशोरी ही थी। हम कई देवर मिलकर उन्हें पराजित भी कर देते। कभी कभी हम मौज में आते तो उस पर छोटे से घर में ही आंख मिचोली भी खेल लेते। गृहस्थ का घर था, लंबा चौड़ा, अगल बगल जगह जगह अन्न रखने पर मिट्टी की कोठियाँ पड़ी थी। एक कोने में एक बड़ा सा काठ का संदूक था। हम उन्हीं के आड़ में छिपते छिपाते। एक दिन मुझे एक नई बात सूझी। मैं एक कोठी में चढ़कर घर की कोठी धरन पर जा छिपा। भौजी घर के कोने कोने में खोजकर हार गई। कोठियों के ओर में, संदूक के पीछे और नीचे में नहीं मिला तो उन्होंने कोठियों के पेट में भागना शुरू कर दिया। इसी समय मैं भरन घर में अट्टहास में उठा। वह चौकी चकित हुई। तब तक मैं कोठी में होते ही उनकी गर्दन पर था। वह मुझे लिए दिए खाट पर आ रही और हंसते हंसते हम दोनों का पेट में गुदगुदी लग गई थी। उस साल जो पहली होली आई, उसकी बात मत पूछिए। बसंत पंचमी में होलिका दहन तक 1 महीना 10 दिनों तक हम रंग का सराबोर थे। कहीं से खेलते कूदते आए थे, या तो भौजी ने ही हमारे गालों पर हुक्का दे दिया, या हमने तो उनके गालों पर अबोर मार दी। खास होली के दिन पहले तो हमने उन्हें खूब माटी पानी से चहबोच दिया और दोपहर के बाद बिल्कुल रंग में ही जैसे डुबो दिया हो। गांव भर में नंदे और देवर आए थे। सबने अपने मन में अरमान निकाले। सबकी खातिर बात भौजी से उसी प्रेम भाव से की। सबकी जुबान पर भौजी की तारीफ थी। लोग वह भूल गए थे कि भौजी उस गांव में आई है जिनकी निंदा करते हो सभी बाराती लौटे थे। इसके 10 बरस बाद ही की बात है। अब मैं शहर में पढ़ता हूँ। कभी कभी ही घर पर जाना होता है। घर भी वह पुराना घर नहीं रह गया। समूचे सरोजा बिखर गया है। एक ही घर में कई चूल्हे जल रहे हैं। आपस में बाट बखरा हो चुका है। चाचा और भैया भी जुदा हो चुके हैं। भौजी भी हमसे अलग है। उसकी सास मेरी चाची मर चुकी है। अब भौजी ही अपने घर की मालकिन है। उसकी गोद में एक बच्चा है, मेरा प्यारा भतीजा। लोगों ने चूल्हे को ही नहीं अलग हुए हैं, दिल भी जुदा हो गए हैं। ना वह प्रेम भाव है, ना वह शील स्वभाव। सारा घर कलह का फंसा हुआ है। मर्द तो दिन भर काम धंधे में फंसे रहते हैं, अलग अलग खेत खलिहानों में लगे रहते हैं, किंतु औरतें तो एक ही आंगन में रूटीन में 2-4 काम, खाना बनाना आदि करती और बाकी समय में हुक्का पी पी कर भड़कती। खाना बनाते समय ही उन्हीं के मुंह बंद रहने की तो जरूरत नहीं होती। कलह कलह कलह, सारा घर जैसे नरक बन गया है। घर में कुछ बुजुर्ग जैसे बाबा और बड़े चाचा खाने आते तो कुछ देर के लिए जैसे विराम सिंधी हो जाती, नहीं तो कलह का चर्चा दिन रात चला करता। हाँ, निंद्रा भाई भले ही उस कुछ घंटे का व्यवधान कर दे। और उस कला में भोजों का स्थान कुछ पूछिए मत। खानदान और पारंपरिक वातावरण का क्या असर होता है स्पष्ट देखिए। 10 वर्षों तक जो बारूद रख कर नीचे ठकी थी, अब स्पष्ट विस्फोट कर उठी है। जिस मुंह से कभी फूल भर छपते, अब उसमें 20 फूले तीर निकलते। भौजी की गालियाँ अरे कलेजे को भी जैसे आर पार कर जाए। इसका सम्मान होना चाहिए। भाभी का दर्जा माता का है। नई रोशनी की पुस्तकों में मैंने पढ़ रखा था। वह मैं एक दिन धोरोज खो बैठा।
मैं घर को इस कलह से दूर रखने की कोशिश करता। घर में भौजी से बच्चे को दिन भर कंधे में लिए चलता। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भौजी का बानों का निशाना मुझे भी होना पड़ेगा। किंतु यह क्या, उस दिन मैं खाने गया, देखा आंगन में कुमरा मचा है। मैंने धीरे से भौजी से कहा, थोड़ी देर मेहरबानी कीजिए, फिर इस घर में नरक तो रहना ही है। बस क्या था, भौजी बरस पड़ी और एक ऐसे तीरे ताक ताक कर कलेजे में मारे कि मैं आपे में नहीं रह सका। क्रोध में पागल हो बेहोशी का न क्या करने चाह रहा था। तब तक पता चला, देखा भैया मुझे पकड़े हुए हैं और भौजी घर में किवाड़ बंद किए चित्कार कर रही है। यह नहीं कि भैया मुझे झटक रहे थे या भौजी को मैंने हाथ जोड़ा था। मुझे अपनी ओर बढ़ते देखकर पहले तो उन्होंने ताने पर ताने दिए, जैसे कि मैं उसे रुक जाऊंगा। फिर भागकर घर में बंद हो गई और जोर से चिल्ला पड़ी, जैसे मैंने उन्हें पीटा हो। हल्ला सुनकर भैया दौड़े आए थे और मुझे आंगन से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। निसंदेह मैं अपने को गुस्से और शर्मिंदा था। यदि भौजी ने अपना बचाव नहीं किया होता तो वक्त पर भैया नहीं आ गए होते, मुझसे कुछ अक्षम्य अपराध हो जाता। इसका प्रभाव घर पर क्या पड़ता कह नहीं सकता। किंतु इस घटना ने मैंने एक सबक लिया। जई हुई घर का सूत्र मेरे हाथों में आया। मैंने अपने परिवार को उस घर से अलग करने की निश्चय कर लिया। अलग मकान बनाया और उसी में चला गया। लेकिन थोड़े ही दिनों में मैंने देखा भौजी साधारण स्त्री नहीं है। जब तक वह वहाँ आकर भी अपना दिल का बुखार उतार जाती है, क्या गांव ही छोड़ देनी पड़ेगी। कभी कभी सो पता अब शायद वही कहता, अगर एक और बात नहीं होती तो खास उसी बात के लिए आज ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। नहीं तो अपनी स्वांगिया भौजी को जसाए साई के लिए अपनी कलम उठाने को पहले उसे तोड़ देना मैं पसंद करता। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए उठती है। हमारे एक दोस्त है, एक संपादक दोस्त, कट्टर राष्ट्रीयतावादी, और हम हैं समाजवादी। ऐसे मौके आते ही रहते हैं और हमसे नाराज होकर अपने पात्र के कलमों को हम खारी खोटी सुनाने का सफ़र करते हैं। उनकी निर्धम आलोचनाएं, उफ, हम तिलमिला उठते हैं। किंतु यह देखा है, जय हुई सरकार ने हम पर परवाह किया या किसी दरकियानूसी अखबार ने हमारी निंदा की, बस उनकी पटोरी उस और मुड़ी, मानो उनका दलील हो। ये हमारे हैं, हम इन्हें गाली दें या पुचकारे। भला तुम कौन होते हो इनकी ओर आंख उठाने वाले। आंख उठाओगे तो उसे फोड़ दूंगा। हाँ, कुछ इसी जोश खरोश में वह टूटते हैं और उनकी ओर से कहना तो फिजूल ही है। और व्यक्तिगत सुख दुख में वे इस तरह हमारे शरीक होते हैं कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह हमारे तीव्र आलोचक भी रह चुके हैं। मेरी भौजी का भी यही हालत थी। वह हमें गालियाँ देती, हमसे झगड़े करती, हमारी ज़िंदगी हराम किए रहती। किंतु मान लीजिए वह भक भक कर रही हो और उसे खुश करने या उत्साहित करने का कोई स्त्री बीच में टपक पड़ी तो उसे खोरी खोटी सुनाने लगी। फिर क्या, भौजी छट उस पर उलट पड़ी। किसने तुम्हें कहा मेरे बीच में आने पड़ने को? वे हम बुरे हैं और तुम हट मेरे सामने से। सब हंसे छलनी को जिसमें हंस संदेह छे। मैं तुम्हें नहीं जनाती, डायन कहीं की। किंतु मुझ पर तुम्हारा डायन पर नहीं चलेगा। मैं निकाल लूँगा, आँख खींच लूँगी, जीभ ओछा बुला को नंगी नचवा दूँगी। मेरे नैहर में एक और ओझा की देखते ही डायने कपड़े खोल देते हैं। हाँ, वे बुरे हैं तो हम तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। मैं समझ लूँगी उनसे। मैं दलेल हूँ जो किसी की मदद खोजूँ। निकाल यहाँ से। यूं ही क्या क्या ना बकने लगी। वह बेचारी भोचक चुप रुफूच कर हुई, नहीं तो हमसे झगड़ा टूटकर उसी से जा जुटा। और इन जवान के झगड़ों में कौन उनसे पार पाए। फिर ज्यों ही कोई व्रत त्यौहार आया कि पूरी विराम संधि हो गई। या तो भौजी का बदन इस तरह कसा हुआ था कि वह हमेशा अपनी उम्र की छोटी दिख पड़ती चली। सर्वे वर्ष में भी चेहरे पर अब दांतों से चमक, छाती पर अब उभाड़,
चाल में मस्तानापन, किंतु व्रत त्योहारों में अपने को सज धज कर रखने की कभी ना भूलती। होली तो जैसे पागल हो उठती, उसके अध्वासन चिंता से जंजर देवरों की खोज खोज के बुलाती, हाथापाई करती, कीचड़ में उन्हें नहलाती और स्नानादि के बाद उन पर अबोर का अवपर डालती। ऐसी एक भी होली की मुझे याद नहीं। अब भौजी के हाथ में मिट्टी पानी अबीर अरबर पानी की मालपुआ गुलगुले खाने का मौका नहीं मिला हो। भौजी का बेटा सयाना हो चला था, लड़की भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। मैंने एक बार कहा, भौजी अब इन बच्चों का होली खेलने दीजिए, हम आप देखा करें। भौजी बोली, वह बबुआ जवानी ढल गई तो क्या, मन भी ढल गया। बच्चे अपनी होली खेलें, हम अपनी खेल लेते हैं। उनके अपने दिल अपने, हमारे अपने दिल। उनका रुआं रुआं हंस रहा था और बच्चों का उत्सुकता सने रहता था। उन झगड़े झमेलों के बीच भी मेरे घर आती और मेरे बच्चों को उपटन और तेल लगा जाती, काजल लगा जाती, उन्हें गोद में लेकर खिलाती, हंसती। एक बार देखा, मेरे बच्चे को गोद में लिए उनकी माँ से झगड़ रही है और जो ही बच्चा रो उठता है, झट से अपना स्तन का मुंह में रख देती है। एक बार इसी तरह वह कलह चला जा रहा था, मेरे बड़े बच्चे को रोने की आवाज़ आई। झगड़ा छोड़ यह कहती हुई दौड़ी, किसने मेरे बच्चे को मारा। बांस सी झपटती उस ओर गई है और मैंने देखा बच्चे को लिए दौड़ रही है। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, उसे बिरनी ने डंक मारा था। बच्चे को मेरी रानी के गोद में रख दौड़ी दौड़ी गई, किरासन तेल ले आई, गंदे में पस्से ले आई और जहाँ डंक था वहाँ चखा दिया। यही देहाती दवा थी। बच्चा थर थर काँप रहा था। डंक ज़्यादा जहरीला था, उसे बुखार हो गया था। जब तक बुखार रहा, भौजी अपना और मेरा घर आंगन एक किए रही। 1 जून तो उसके घर में चूल्हा भी नहीं जला। भैया हंसते हुए आए और मेरी रानी को और लक्ष्य कर रहा कहा, झगड़ा हो तो ऐसा, मेरा खाना बंद हो गया। भैया का भोजन मेरे घर में ही घर पर हुआ, तब तो आज तक भोजू नहीं है। मेरी रानी अपने ही दोनों बच्चों को की धर्म की माँ समझती है और उन दोनों की शादियाँ में उसने क्या क्या ना किया। भौजी थी तो कलह था, उनका स्मृति तो उस कलह का सने में बदल दिया। मैं जब उस संपादक दोस्त के निकट जाता हूँ, इच्छा होती है उनके चरण छू लूँ। उम्र से मुझसे बुजुर्ग भी हैं और जब भौजी की याद आती है, दोनों हाथ मिलकर मेरे सिर पर जा लगते हैं। प्रणाम भौजी।